लालच बुरी बला है, ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी। लालच इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाता है जिनका परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जहां एक बेटी ने अपने पिता की धन दौलत हड़पने के लालच में हंसते खेलते घर को मुर्दा घर बना दिया था। हरियाणा के सबसे भयानक हत्याकांड को याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। किस्मत का खेल देखिए कि फांसी की सजा पाकर भी वो बेटी आज जेल से बाहर आकर आजाद है, तो क्या अब उसे वो दौलत मिल सकेगी? आज की कहानी है रेलू राम पुनिया की। उनकी अपनी ही बेटी ने पूरे परिवार सहित उनकी हत्या कर दी थी। रेलू राम पुनिया हरियाणा के हिसार जिले के गांव परभूवाला के रहने वाले थे। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। एक ट्रक क्लीनर के तौर पर अपने काम की शुरुआत करने के बाद उन्होंने फरीदाबाद में काले तेल का धंधा शुरू किया। अपनी मेहनत से उन्हें इस धंधे में बहुत सफलता मिली और इसी से रेलू राम ने अकूत संपत्ति भी जोड़ी, जिसमें 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन, 25 एकड़ का एक विशाल फार्म हाउस, इसके अलावा दिल्ली फरीदाबाद में कई दुकानें और प्लॉट उनके नाम थे। कुछ ही सालों में रेलू राम हिसार के एक रईस इज्जतदार शख्सियत बन गए थे। 1996 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। यहाँ भी किस्मत ने रेलू राम का साथ दिया और वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बरवाला विधानसभा से चुनाव जीत गए। हालांकि इसके आगे के चुनावों में उनकी हार हुई, लेकिन पूर्व एमएलए का तमगा उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा। 2001 आते आते रेलू राम हिसार के सबसे रईस और रुतबेदार लोगों में शामिल हो चुके थे। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी की एक सबसे बड़ी वजह और भी थी कि वो धन कमाने के साथ साथ दान धर्म भी बहुत खुलकर करते थे। वो अपने गांव के सरपंच थे। अक्सर अपनी कोठी के बाहर एक कीकर के पेड़ के नीचे वो बैठा करते थे, जहां लोग उनसे अपनी बातें और परेशानियां साझा करते थे। उनके पास चंदा या और किसी तरह की मदद लेने पहुंचा कोई भी शख्स कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। जगह जगह धर्मशालाएं या प्याऊ बनवाना या किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद करना, यहाँ के दानी लोगों में समाज सेवी के रूप में रेलू राम का नाम सबसे ऊपर था। अपने सामाजिक कार्यों के साथ साथ रेलू राम पुनिया अपनी आलीशान कोठी के लिए भी बहुत जाने जाते थे। 90 के दशक में उनकी ये कोठी हिसार के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था। ये कोठी इतनी भव्य थी कि दूर दराज से लोग सिर्फ कोठी को देखने के लिए ही आते थे। इस कोठी का सबसे खास अट्रैक्शन था एक बड़ा सा विशाल रैंप, जो सड़क से सीधा कोठी की पहली मंजिल तक जाता था। उस समय किसी कोठी में ऐसे रैंप होना इसे बहुत ही खास बनाता था। अब बात करते हैं रेलू राम के परिवार की। उनकी पहली पत्नी ओम देवी से उन्हें एक बेटा था जिसका नाम था सुनील, और दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से उन्हें 2 बेटियां थी, सोनिया और प्रियंका। सुनील की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था और इनके 3 बच्चे थे, बेटा लोकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बेटा सुनील पिता के साथ उनके तेल के धंधे को संभाल रहा था। बड़ी बेटी सोनिया कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ ताइक्वांडो भी सीखती थी। वो स्पोर्ट्स इवेंट्स में काफी एक्टिव रहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात संजीव से हुई, जो जूडो का एक अच्छा खिलाड़ी था। दोनों की मुलाकातें बढ़ी, जो प्यार में बदल गई। अब ये दोनों शादी करना चाहते थे। संजीव एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जबकि सोनिया एक धनी संपन्न परिवार से थी। यही वजह थी कि रेलू राम इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। वो बचपन से ही ऐशो आराम में खूब धन दौलत में पली बड़ी थी। रेलू राम को यही चिंता थी कि उनकी बेटी के शौक और जरूरतें उस फैमिली में कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन सोनिया बचपन से ही काफी जिद्दी थी, इसीलिए बेटी की जिद और खुशी की खातिर आखिरकार रेलू राम ने सोनिया और संजीव की शादी को मंजूरी दे दी। संजीव यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था, लेकिन शादी के बाद वो सोनिया के साथ दिल्ली में रहता था। उन दिनों स्पोर्ट्स में भारत का हाल बहुत बुरा था। एज अ जूडो प्लेयर संजीव इस फील्ड में कुछ खास नहीं कर पाया। कोई और नौकरी की काबिलियत उसमें थी नहीं। रेलू राम के रसूख से भी कोई बात नहीं बनी। जूडो की प्राइवेट कोचिंग से थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी, यानी घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। इसी दौरान सोनिया का एक बेटा भी हो चुका था। रेलू राम अक्सर पैसों से उनकी मदद किया करते थे। बचपन से धन दौलत और ऐशो आराम में पली बड़ी सोनिया को ये पैसों की तंगी खलने लगी थी, जिसके चलते वो आए दिन अपने मायके पहुंच जाती थी। यहाँ अपने पूरे परिवार में भाई बहन और छोटे बच्चों को ऐश करते और पैसे में खेलते हुए देखती तो उसे बहुत जलन होती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके बेटे को ये सब नहीं मिल रहा। घर वालों के समझाने के बावजूद जिद में उसने संजीव से शादी की थी, लेकिन अब उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। वो बार बार अपनी तंगी का रोना पिता के सामने रोती थी। पिता भी उसकी हर संभव मदद करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बढ़ती हुई मांगे अब घर वालों को खटकने लगी थी। बड़ा भाई सुनील अक्सर पिता को समझाता था कि आप कब तक यूं ही उसकी मदद करते रहेंगे। सोनिया को अब खुद अपनी गृहस्थी संभालनी चाहिए।
लेकिन उधर सोनिया को तो और चाहिए था। अब उसने पिता से कहना शुरू किया कि वो अपने फार्म हाउस की जमीन बेचकर वो पैसा संजीव को दे दे ताकि वो कोई बिजनेस शुरू कर सके। जब बड़े भाई सुनील को ये बात पता चली तो उसने पिता को जमीन बेचने से साफ मना कर दिया, जिससे सोनिया बुरी तरह से चिढ़ गई। इन दोनों के बीच कई बार जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। सोनिया लाड प्यार में पली बड़ी और डोमिनेटिंग नेचर की लड़की थी। भाई से झगड़े के दौरान एक बार तो उसने सुनील पर रिवॉल्वर तक तान दी थी। पिता और भाई के इनकार करने पर वो गुस्से में भरी थी। दौलत और जायदाद पाने की उसकी इच्छा अब लालच और हवस में बदल रही थी। भाई के कहने पर अब माता पिता ने भी सोनिया की मदद करने की बजाय उसे समझाना शुरू कर दिया था। वो उसकी छोटी मोटी मदद तो कर रहे थे, लेकिन लगातार पैसों की बड़ी रकम की मांग को इग्नोर किया जाने लगा। सोनिया के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था कि वो और उसका बेटा हर चीज के लिए तरस रहा है और यहाँ सब ऐश कर रहे हैं। और वो थोड़ा नहीं बल्कि पूरी दौलत ही हड़पना चाहती थी, जिसका एक ही तरीका उसे सूझा कि पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया जाए ताकि इस दौलत का कोई हिस्सेदार ही ना बचे। अब उसने अपने ये मन की बात संजीव को भी बताई। संजीव ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर सोनिया की जिद के आगे वो तैयार हो गया। इसके लिए सोनिया ने 23 अगस्त 2001 का दिन चुना। 24 अगस्त को बहन प्रियंका का जन्मदिन था। इसी बहाने वो मायके पहुंच गई और एक पार्टी के इंतजाम में लग गई। प्रियंका स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, लेकिन सोनिया उसे बहाने से घर ले आई। रात को खूब नाच गाना हुआ, आतिशबाजी की गई। देर रात सभी लोगों ने खाना खाया। खाने के बाद सबको खीर दी गई, जो स्पेशली सोनिया ने ही बनवाई थी। उस दिन सोनिया ने खीर में अफीम मिलाई थी, जिससे सभी लोग लगभग बेहोशी में थे। घर के नौकर रात का खाना खाने के बाद जा चुके थे। सबके सोने के बाद सोनिया ने संजीव से सभी को अपनी रिवॉल्वर से गोली मारने को कहा। जब संजीव ने कहा कि उसके पास सिर्फ 6 गोलियां हैं, जबकि घर में 8 लोग हैं। अब सोनिया इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। दौलत पाने का जुनून उस पर इस कदर सवार था कि वो खुद घर में ढूंढकर एक लोहे की रॉड लेकर आई और फिर शुरू हुआ सोनिया और संजीव का खूनी खेल। सबसे पहले ये लोग पिता रेलूराम के कमरे में पहुंचे। सोनिया ने संजीव को पिता के सर पर वार करने को कहा। संजीव बुरी तरह घबरा रहा था। तब सोनिया ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो उसे नामर्द जैसे नामों से बुलाकर उकसा रही थी। तब सोनिया के कहने पर संजीव ने पहले पिता रेलूराम और फिर मां के सर पर रॉड से कई वार किए। नींद में ही उन दोनों की मौत हो गई। अब ये लोग भाई सुनील के कमरे में पहुंचे, जिसके लिए सोनिया नफरत से भरी थी। सुनील काफी लंबी चौड़ी कदकाठी का था। इन्हें डर था कि कहीं वो उठकर उनसे झगड़ा न करने लगे, इसीलिए पहले इन्होंने उनके हाथ पैर बांधे और फिर रॉड से भाई और भाभी का काम तमाम कर दिया। इसी तरह से बहन प्रियंका को भी मारा गया। कहते हैं कि हर हत्या के बाद सोनिया संजीव को शाबाशी भी देती थी। इतने खून करने के बाद संजीव की बुरी हालत थी। संजीव का दिमाग बिल्कुल शून्य हो चुका था। सोनिया जो जो कहती जा रही थी वो करता जा रहा था। इन पर खून करने का जुनून इस कदर सवार था कि इन दोनों ने घर में छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। लोकेश 4 साल का, शिवानी 2 साल की और प्रीति सिर्फ 2 महीने की थी। ये खूनी खेल रात 11 बजे से 1 बजे तक चला। पूरी रात तेज म्यूजिक चलता रहा ताकि अंदर की आवाज बाहर न जाए। सोनिया और संजीव ने रात को आतिशबाजी भी की ताकि घर में पार्टी का अंदाजा मिलता रहे। सबके मरने की तसल्ली करने के बाद सोनिया ने संजीव को कहा कि वो उसे भी रॉड मारकर घायल कर दे ताकि किसी को शक ना हो। ऐसा करने के बाद संजीव चुपचाप वहां से निकल गया। अगले दिन सुनील के बेटे लोकेश को स्कूल ले जाने के लिए एक नौकर आया। नौकर को पता था कि देर रात तक पार्टी हुई थी तो सभी देर तक सोए होंगे, इसीलिए वो नीचे से घर में जाने के बजाय रैंप से सीधा पहली मंजिल पर पहुंचा। लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो चीखता चिल्लाता हुआ बाहर भागा और कोठी के बाहर से चौकीदार अमर सिंह से बुलाकर लाया। कोठी के अंदर नजारा बहुत भयानक था। पूरे घर में लाशें और खून बिखरा था। घर के सभी लोगों की लाशें उनके बेड पर थी। साफ दिख रहा था कि सोते समय नींद में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। फौरन पुलिस को फोन किया गया। रेलूराम जैसे प्रतिष्ठित और रसूखदार शख्स के पूरे परिवार की हत्या की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। तब तक वहां इलाके के लोगों की भीड़ लग चुकी थी। पूरे घर में लाशें थी। हर कोई अपने बिस्तर पर मरा पड़ा था। इन्हीं में से एक सोनिया भी थी। जब लाशों को उठाने का काम चल रहा था तब किसी का ध्यान सोनिया की चलती हुई सांसों पर गया। उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। पुलिस भी मामले की जांच करते हुए हत्यारों की तलाश में जुट गई। उन्हें सोनिया के होश में आने का इंतजार था, पर सोनिया बार बार बेहोश होने का नाटक करती रही। वो यही कहती कि किसी ने उसके सर पर वार किया और वो बेहोश हो गई। उसे नहीं पता वो कौन था। 25 अगस्त को पुलिस एक बार फिर से घर की तलाशी लेने के लिए पहुंची।
कमरों की तलाशी के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली जो सोनिया की थी। उस डायरी में अलग से एक चिट्ठी भी मिली जिसे सोनिया ने अपने पति संजीव को लिखा था। उसमें लिखा था कि मुझे अपने घर वालों से इतनी नफरत हो चुकी है कि दिल करता है सबको जान से मार। अब ये पढ़ते ही पुलिस वालों का माथा ठनका। वैसे भी पुलिस के लिए ये बात बहुत अजीब थी कि जब कातिलों ने घर में सभी के सर पर 4 से 5 वार करके उनकी हत्या की थी तो सोनिया पर सिर्फ एक ही वार क्यों हुआ था और उसका जख्म भी ज्यादा गहरा नहीं था। फौरन संजीव की तलाश में पुलिस टीम को दिल्ली भेजा गया। कुछ आला अधिकारी डायरी और खत के साथ पूछताछ करने हॉस्पिटल सोनिया के पास पहुंचे। जब उसे वो डायरी और खत दिखाए गए तो वो घबरा गई, लेकिन तब तक उसने कुछ भी नहीं कबूला। उधर जल्दी ही संजीव को ढूंढकर पकड़ लिया गया। जब संजीव से उसका सामना कराया गया तो वो समझ गई कि उसका भेद खुल चुका है। फिर जो कहानी उसने सुनाई वो पुलिस के लिए यकीन से परे थी। जब ये सच्चाई रेलूराम के गांव तक पहुंची तो सभी सन्न रह गए कि कितने दान धर्म करने वाले समाज सेवी रेलूराम के घर में उनकी अपनी बेटी और दामाद भी उनके दुश्मन निकले। लालच, जलन और नफरत में अंधी बेटी ने पूरे परिवार का ही सफाया कर दिया था। हत्याकांड के 3 दिन बाद ही 26 अगस्त को पुलिस ने सोनिया और संजीव को हिरासत में ले लिया। हिसार सेशन कोर्ट में 3 साल तक इस केस की सुनवाई चली। 3 साल बाद 31 मई 2004 को कोर्ट ने सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई। तब इन दोनों ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन तब हरियाणा पुलिस ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध माना और सेशन कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही सोनिया और संजीव की फांसी की सजा को ही बरकरार रखा गया। इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी डाली, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। फांसी की तारीख तय करने के लिए केस फाइल को फिर से सेशन कोर्ट में भेजा गया, जहां 26 नवंबर 2007 का दिन फांसी के लिए चुना गया। लेकिन समय बीतता रहा पर इन्हें फांसी नहीं हो पाई। सोनिया और संजीव ने आखिरी उम्मीद के तौर पर राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की। इस याचिका में हैरानी की बात ये थी कि जिस सोनिया ने अपने माता पिता, भाई भाभी, बहन और 3 मासूम बच्चों की निर्ममता से हत्या की थी, अब वो अपने इकलौते बेटे के यतीम होने की दुहाई देते हुए फांसी की सजा माफ करने की अपील कर रही थी। लेकिन अगले कई सालों तक ये एप्लीकेशन राष्ट्रपति ऑफिस में यूं ही पड़ी रही। फिर 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी ये दया याचिका भी खारिज कर दी। अब सोनिया और संजीव के पास फांसी से बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस कहानी में अभी एक मोड़ आना बाकी था। 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसके हिसाब से वो अपराधी जिन्हें फांसी की सजा तो मिली है, लेकिन सालों से उन्हें फांसी दी ही नहीं गई। ऐसे लोग फांसी के इंतजार में घुट-घुट कर मरते हैं, तो अब ऐसे लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कुल 15 मामलों को चुना। सोनिया और संजीव की किस्मत अच्छी थी कि उनका केस भी इस लिस्ट में था, इसीलिए उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। ये दोनों जेल में ही थे। 2018 में संजीव ने फर्जी दस्तावेज के सहारे पैरोल हासिल की। उसे 15 दिनों की पैरोल मिली, लेकिन संजीव फरार हो गया। इधर सोनिया ने भी एक बार जेल में आत्महत्या की कोशिश भी की, पर उसे बचा लिया गया। अगले 6 महीने तक उसे सुसाइड वॉच लिस्ट के तहत निगरानी में भी रखा गया। अब ये कितना अजीब था कि जो कानून कुछ टाइम पहले तक उसे फांसी पर चढ़ा रहा था, अब वही उसे फांसी से बचाना चाहता था। फरवरी 2021 में संजीव को मेरठ से गिरफ्तार किया गया, जहां वो एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था। 2007 में सोनिया को फांसी की सजा अगर दे दी जाती तो वो देश की पहली फांसी पाने वाली महिला होती, लेकिन उसकी फांसी टलने के बाद अमरोहा की शबनम देश की पहली फांसी पाने वाली महिला बन जाएगी, जिसे 2008 में इसी तरह से अपने परिवार को खत्म करने के जुर्म में फांसी की सजा मिली हुई है। लेकिन देश के कानून का तो क्या कहना, जो शबनम को भी अभी तक फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा पाई है। इधर रेलूराम की अकूत संपत्ति की जिंदा वारिस वैसे तो सोनिया ही बची है, लेकिन कानून के हिसाब से दौलत की लालच में अपने ही परिवार को खत्म करने वाले का दौलत पर हक खत्म कर दिया जाता है। जेल में रहते हुए सोनिया ने उस संपत्ति पर दावा करते हुए केस डाला कि उसके बेटे को सारी संपत्ति का वारिस बना दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसके इस दावे को खारिज कर दिया है। रेलूराम की सारी प्रॉपर्टी जमीनों पर उसके भाई भतीजों का कब्जा है। कोर्ट में पेशी के दौरान कई बार सोनिया ने उन्हें भी देख लेने की धमकी दी थी। ऐसे खूनी दरिंदों को तो सारी उम्र जेल में रहना चाहिए था, लेकिन पिछले साल 2025 में संजीव और सोनिया की जमानत की याचिका को मान लिया गया। कोर्ट का कहना था कि वो काफी टाइम जेल में बिता चुके हैं, जिस दौरान उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा है। इसी आधार पर उन्हें 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई है। लेकिन इतने सालों में सोनिया और संजीव के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। संजीव के घर वालों ने तो उसकी जमानत की रकम जमा कराई, लेकिन सोनिया की जमानत उसकी एक दोस्त ने कराई।
13 दिसंबर को जेल से निकलने के बाद दोनों अलग अलग रह रहे हैं। उनका बेटा हत्याकांड के बाद से ही दादा दादी के पास था, वो अब जवान हो चुका है और शायद विदेश में कहीं पढ़ाई कर रहा है। इन्हें मिली जमानत की खबर से रेलूराम के गांव में सभी लोग गुस्से में हैं। उस कोठी में रहने वाले सोनिया के चाचा और उनके बेटे तो डरे भी हुए हैं कि कहीं बाहर आकर सोनिया उन्हें भी मरवाने की कोशिश ना करे। पर पूरा गांव उनके साथ खड़ा है कि अगर अब ऐसा कुछ भी होता है तो सोनिया को बख्शा नहीं जाएगा। सब कुछ पाने के लालच ने सोनिया से उसका अपना घर और बेटा सब कुछ छीन लिया। जिस संपत्ति को पाने के लिए सोनिया और संजीव ने ये सारा कांड किया, उसका 1 रुपया भी उसे नहीं मिला। सोनिया का बेटा जब जवान हो चुका है, सारी जिंदगी अपने माँ बाप के प्यार से महरूम रहा। रेलूराम की अरबों की प्रॉपर्टी पर उनके भाइयों और उनके बच्चों का हक है। उनके चाचा सपरिवार उस कोठी में रहते हैं। किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। लालच कितना विनाशकारी होता है, सोनिया की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।